बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसका लेक्चर 3 है, जो चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का पार्ट ए आज हमने पढ़ना है सेक्शन 10 से ऑनवर्ड 23 तक। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह 24 to 30 वाइड एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इस चैप्टर की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि लास्ट जो लेक्चर 1 भी है स्पेशली, उसके अंदर हमने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है विच इज़ इन्फोर्सेबल एट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट की दो काइंड्स हैं, एक है वाइड और एक है वाइड एबल। आज जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ना है। और जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दर हकीकत वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स से ज़्यादा क्या चीज़ कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड द वाइड एग्रीमेंट्स। क्योंकि जब एक चीज़ इन्फोर्सेबल एट लॉ है ही नहीं तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ करना टेक्निकली गलत है, लीगली गलत है। दैट्स वाई तो वो जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, वाइड एग्रीमेंट्स, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं है। बट जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं क्योंकि इसकी दो स्टेट होती हैं। ये पॉइंट आपने थोड़ा सा समझ लेना। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की दो स्टेट होती है, एक स्टेट होती है ऑफ इट्स बीइंग वैलिड और एक स्टेट होती है ऑफ इट्स बीइंग वाइड। तो जो आपका वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है ये वैलिड भी होता है और ये वाइड भी हो सकता है। ये वाइड होता नहीं है, वाइड एबल होता है, और जब तक इसको वाइड करवाया नहीं जाता उस वक्त तक ये वैलिड रहता है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो 1/1/2019 को हुआ एंड इट वाज वाइडेबल एट द इंस्टांस ऑफ वन पार्टी। अब ये क्यों था वो अभी हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे आगे। एक सिंपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कंसेंट जो थी वाज नॉट फ्री, कंसेंट वाज नॉट फ्री। और जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्री नहीं हो, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्री नहीं हो तो वो क्या होता है, वो वाइडेबल एट द इंस्टांस ऑफ द पार्टी, कि जिसकी कंसेंट किसी उस तरीके से हासिल की गई थी जहां पर अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना किया है। मिस्टेक या उसका मिस्टेक तो खैर अलग चीज़ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोर्जन है, या इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं। तो अगर कंसेंट फ्री नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वाइड एबल, वाइड नहीं वाइड एबल। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1/1/2019 को, तो जो शख्स जिसकी कंसेंट किसी रॉन्ग वे से हासिल की गई थी अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं करता तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। और यहाँ पर क्या हुआ कि 1/1/2020 को उस शख्स ने कोर्ट में एक मुकदमा करके इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर करवा दिया कि जी मेरी कंसेंट इस वजह से हासिल की गई थी, मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो लिहाजा इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर किया जाए। तो जब तक वो वाइड डिक्लेयर नहीं होता उस वक्त तक वो क्या रहता है, वैलिड। तो एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है अनटिल एंड अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द कोर्ट। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि विच कैन बी डिक्लेयर्ड वाइड ऑन ऑप्शन ऑफ द पार्टी। कौन सी पार्टी, जो एग्रीव्ड है, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है। तो मेन चीज़ जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड से वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट में ले जाती है वो है ही आपकी कंसेंट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कंसेंट को किसी ऐसे ज़रिए से हासिल किया जाए कि जिससे आपके लॉ ने मना किया है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड एबल ऑन द इंस्टांस ऑफ दैट पार्टी whose consent was obtained through किसके ज़रिए से, coercion, undue influence, fraud और misrepresentation। तो वो उसके इंस्टांस पर वो क्या है, वो वाइड डिक्लेयर करवाया जाएगा। और अगर वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है तो उस सूरत में क्या है, उस सूरत के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। मैं एक कार परचेज करता हूँ। जब मैंने ये कार परचेज की, ये मैंने ली कितने में, 10 लाख में। और जब मैंने 10 लाख में ये कार परचेज की तो मुझे सेलर ने बताया कि दैट इट इज़ एक्सीडेंट फ्री। सेलर ने मुझे क्या बता दिया जनाब, सेलर कहता है कि ये जो मेरी गाड़ी है ये एक्सीडेंट फ्री है। अब मैंने कंसेंट क्यों दी इस एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि मुझे उसने यकीन दिलवाया कि ये गाड़ी एक्सीडेंट फ्री है या ये कस्टम
पेड है, कोई भी ऐसी बात हुई, हमारा इस वजह से एग्रीमेंट हो गया। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ कब हुआ? 1/1/2019 को ये एग्रीमेंट हुआ और मुझे कुछ अरसे बाद आकर पता चला 1/1/2020 को जब ये गाड़ी में एक मैकेनिक के पास लेकर गया, उसने कहा जनाब ये तो गाड़ी आपकी एक्सीडेंटेड है। या अगर मैं वहाँ पर किसी एक चेक पोस्ट पर चेक हुआ और उसने कहा हुजूर ये गाड़ी नॉन कस्टम पेड है, ये गाड़ी लीगल नहीं है, कस्टम पेड नहीं है। अब मेरे साथ क्या हुआ? अब यहाँ पर मेरे साथ 2 एक्ट हुए। जिस बंदे ने मुझे गाड़ी बेची, जो हमारा सेलर था, इसने या तो मेरे साथ किया है फ्रॉड, ये चीज़ आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगी, और या इसने क्या किया है मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब फ्रॉड कब किया उसने? अगर उसको पता था कि ये गाड़ी एक्सीडेंटेड है तो ये गाड़ी उसके बावजूद वो मुझे बेचता है, तो उसने मेरे साथ क्या किया है? फ्रॉड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, जानते बूझते हुए एक चीज को उसने क्या किया? गलत किया। ऑन द अपोजिट साइड, अगर उसको पता ही नहीं था, अगर उसको पता नहीं था और पता ना होने के बावजूद उसने अगर ये काम किया, तो उस सूरत में क्या हो गया? ये हो गई मिस रिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट मिस्टेक। तो उसके साथ भी किसी ने कुछ गलत किया, तो उसको खुद पता नहीं था, बट चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन आए और चाहे क्या आए? फ्रॉड आए। मैंने जो अपनी कंसेंट दी थी वो इन 2 चीज़ों की वजह से दी थी कि अभी मैंने तो इसको समझा था कि ये तो एक्सीडेंट फ्री है, बट ये क्या निकली? एक्सीडेंटेड निकली। अब यहाँ पर आकर मैं ये सोचता हूँ कि यार चाहे वो एक्सीडेंटेड है पर इस कीमत में मुझे ये गाड़ी रीज़नेबल है, लिहाजा बस जो हो गया सो हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहने दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। बट ऑन द इंस्टांस ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, अगर मैं चाहूँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ है? ज़्यादती हुई है, या मेरे साथ ये जो मामला हुआ ये क्या हुआ है? ये गलत मामला हुआ है, तो ऐसी सूरत में अगर मैं चाहूँ तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिक्लेयर करवा सकता हूँ? वाइड डिक्लेयर करवा सकता हूँ। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो कि वैलिड होता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ डिक्लेयर्ड वाइड बाय द कोर्ट। और इसको वाइड कौन डिक्लेयर करवाएगा? कि जिसकी कंसेंट किसी गलत तरीके से हासिल की गई थी और मेरी कंसेंट ऑब्टेन की गई थी थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। तो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का फ़र्क भी आपको पता चल गया। तो ये एक जनरल आपको मैंने समझाया है कि दर हकीकत यहाँ पर क्या चीज़ है कि दर हकीकत अगर कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो कंसेंट है वो फ्री ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है। और वाइडेबल कैसे होता है? वाइडेबल ऑन द इंस्टांस ऑफ द पार्टी होता है कि जो पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ, जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई, और अगर वो पार्टी वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर जाती है तो उस कंप्रोमाइज़ की सूरत में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका चलता रहेगा जनाब। तो ये हो गया। और वाइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट्स जो ए बी इनिशियो वाइड होते हैं, जो लॉ परमिट ही नहीं करता, और अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर भी लेते हैं वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकता, वो कभी कोई लीगल आपका जो एक स्टेटस है वो ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो वो एक ए बी इनिशियो वाइड एग्रीमेंट, उसको हम साइड पे बाद में चल के पढ़ेंगे 24 सेक्शन से 30 सेक्शन तक। अब हम किसको पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या है मामला? सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 10 को, सॉरी, कि सेक्शन 10 इस हवाले से क्या कहता है। सेक्शन 10 सिंपली कहता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 क्या कह रहा है जनाब? कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। इसने तो सिंपल कर दिया, आर्टिकल 3 कानून शहादत आर्डर वाली बात की। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स है तो ये तो किस्सा गलत हो गया। मैंने पहले दिन आपको पढ़ाया था दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन सेक्शन 10 ने क्या कहा? सेक्शन 10 कहता है कि जी ऑल एग्रीमेंट्स जो है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो किस्सा तो गलत, लेकिन उसने आगे भी कहा, और आगे उसने क्या कहा कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट अगर उसमें इफ आया। इफ क्या है कि उसमें कंसेंट क्या है कि वो फ्री कंसेंट से हुए हैं। तो मींस
जिस एग्रीमेंट में कंसेंट फ्री नहीं होगी वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। अब इस फ्री कंसेंट को कौन से एलिमेंट मुतासर करते हैं वो आगे चल के देखते हैं। सेक्शन 10 ने पहली पाबंदी लगाई कि जनाब फ्री कंसेंट होना जरूरी। दूसरा कॉम्पिटेंसी, कि जो शख्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेकंड चीज क्या है कि जो एग्रीमेंट जिसमें कॉम्पिटेंट लोग, अब कॉम्पिटेंट कौन है वो भी आगे चल के मैं आपको पढ़ा देता हूं, नेक्स्ट जो है इसके सेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो किसी भी एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है कि वो फ्री कंसेंट से हुआ हो, पार्टी जो एंटर हो रही है वो कॉम्पिटेंट हो और लॉफुल कंसिडरेशन हो। एक तो आपकी जो कंसिडरेशन है वो क्या हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, और लॉफुल कंसिडरेशन के साथ साथ लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या हो जनाब कि नॉट डिक्लेयर्ड वाइड बाय लॉ। अब ये सारी बातें जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो हमने पहला लेक्चर लिया था उसमें यही सारी हमने समरी दोहराई थी। अब हम एक्चुअल स्टैट्यूटरी वर्डिंग में आ गए, क्योंकि वो जो बातें हमने की थी वो दर हकीकत कहाँ से की थी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही की थी। तो सेक्शन 10 ने कहा कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट के साथ कंपिटेंट पार्टीज के जरिए से, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के जरिए से, और वो नॉट डिक्लेयर्ड वाइड बाय लॉ होना चाहिए, क्योंकि जब ये पांचवा पॉइंट आएगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जनाब वाइड एग्रीमेंट में चला जाएगा। सेक्शन 24 से 30 में वो आ जाएगा, उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं होगी। तो अगर कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट कंपिटेंसी से, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ होगा तो हम उस एग्रीमेंट को क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो सिर्फ वो एग्रीमेंट्स जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। और जिन एग्रीमेंट्स में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी वो एग्रीमेंट तो होगा बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो फिर एग्रीमेंट का होना, एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन्फोर्सेबल एट लॉ। जब तक कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा उस वक्त तक वो जो लीगल एक आपके ऊपर बाउंडेशन है वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। फर्दर जनाब इसी को हम आगे देखते हैं, कंपिटेंसी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कंपिटेंसी है, इस कंपिटेंसी को डिस्कस किया किसने, डिस्कस किया सेक्शन 11 ने। आगे मजीद एक्सप्लेनेशन में हम चले गए और सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें क्या बताया कि ये कंपिटेंट का क्या मतलब है, कि कौन एक शख्स ऐसा है जो कंपिटेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। रिकॉर्डिंग हो रही, कौन शख्स ऐसा है जो कंपिटेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 11 ने कहा कि हर वो शख्स जो मेजर है, शबीर साहब क्या है, मेजर है, कौन से वाला मेजर, एज के हिसाब से, और क्या है वो साउंड माइंड है, और उसके साथ नॉट डिस्क्वालीफाइड। अच्छा यहाँ पर एक चीज आ गई, नॉट डिस्क्वालीफाइड। ये नॉट डिस्क्वालीफाइड का क्या मतलब है कि जब कोई शख्स बैंकरप्ट हो जाता है, उसका दिवालिया निकल जाता है, तो वो लॉ के मुताबिक डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो सेक्शन 11 ने किसको एक्सप्लेन किया, कंपिटेंसी को एक्सप्लेन कर दिया कि जनाब जो शख्स मेजर होगा, मींस ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कि नॉर्मल 18 साल, और अगर वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है तो फिर 21 साल। उसके बाद साउंड माइंड है और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई एनी लॉ है, तो वो शख्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो कंपिटेंट है। अच्छा जब यहां पर इस कंपिटेंसी के साथ ही सवाल उठा कि जी साउंडनेस ऑफ माइंड का क्या मतलब है, ये साउंड माइंड क्या है, तो इस साउंड माइंड को फिर क्या हुआ, फर्दर एक्सप्लेन किया। इस साउंड माइंड को किसने एक्सप्लेन किया, इस साउंड माइंड को एक्सप्लेन किया सेक्शन 12 ने। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 12 किसको एक्सप्लेन करता है, साउंड माइंड को। वो एक स्टेट बताता है। अच्छा यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक होता है इंसैनिटी और एक होता है अनसाउंड माइंड। इसमें एक कंफ्यूजन आता है जी क्या मतलब है। जो आपकी इंसैनिटी, मेडिकल इंसैनिटी, एक ऐसा शख्स जो पक्का पागल है, जो कभी ठीक होता ही नहीं है, वो इंसेन है। लेकिन लॉ के अंदर इंसैनिटी से ज्यादा हम कौन सा वर्ड पढ़ते हैं, अनसाउंड माइंड या साउंड माइंड। तो ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या साउंडनेस ऑफ माइंड ये दर हकीकत डिटरमिन होता है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट
और एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट उसकी जहनी जो कंडीशन थी वो क्या थी। अगर वो एट द टाइम ऑफ द एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट नशे में था तो मतलब वो अपनी फ्री कंसेंट उस साउंडनेस के साथ दे ही नहीं सकता। ऑल्दो वो बंदा वैसे ठीक है, एक बंदा रूटीन में सेहतमंद है, ठीक है, बट किसी बीमारी की वजह से, आपने देखा होगा हाइपरटेंशन, शुगर, बीपी के मरीज, वो अपने जहन से क्या हो जाते हैं, वो अक्सर अपने जहन से आउट हो जाते हैं, वो अपने उस होशो हवास में नहीं रहते। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होशो हवास में आते हैं और ज़्यादातर वक्त क्या होते हैं वो अपने जहन से बाहर। तो बात ये नहीं है कि उसकी मेंटल हैसियत जनरली क्या है, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अगर वो अपना अच्छा बुरा समझने के काबिल था, अगर वो ये इस पोजीशन में था कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी और वो अवेयर ऑफ था, तो वो साउंड माइंड था। चाहे वो बाद में उसके बाद अगर उसकी कंडीशन चेंज भी हो जाती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वो एलिमेंट्स हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो कोई भी एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि जब फ्री कंसेंट, अभी तक हमने फ्री कंसेंट को डिस्कस नहीं किया, अगले सेक्शन में उसको डिस्कस करेंगे। कंपिटेंसी को डिस्कस किया सेक्शन 11 के जरिए कि मेजर साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए, और फिर इस साउंडनेस ऑफ माइंड को सेक्शन 12 में जाके अलग डिस्कस कर लिया हमने कि उसको क्या होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ द एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट वो अपने अच्छे बुरे को समझने के काबिल हो। अब इससे आगे चलते हैं जनाब। हमने जो पूरा जोर दिया यहाँ पे वो दिया किसके ऊपर, फ्री कंसेंट के ऊपर, कि जी कंसेंट होनी चाहिए फ्री। तो जो फ्री कंसेंट की बात आई तो हमें कंसेंट और फ्री कंसेंट का पहले फ़र्क देखना चाहिए। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 13 है वो डिफाइन करता है कंसेंट को, और जो हमारा सेक्शन 14 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो डिफाइन करता है किसको, फ्री कंसेंट को। एक बात यहां पर जहन में रखें, एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसेंट नहीं फ्री कंसेंट चाहिए। अब कंसेंट और फ्री कंसेंट में फर्क क्या है। मोबाइल है 1000 रुपये का लेना, मैंने 1000 रुपये का बेच दोगे, सोच लो, पक्का हो जाऊंगा मैं। सर फ्री कंसेंट नहीं, कंसेंट बेचना कि नहीं बेचना बताओ। बेचना है सर। 1000 रुपये का नहीं, तुम तो दोगे। अब ये कितने के लिए मैंने, 1000 रुपये का, कितने का वैसे 60-70 हज़ार का, मैंने कितने का ले लिया, 1000 का, 3 पेपर पास करवाऊंगा, बनती बात। जी हाँ। अच्छा अब क्या है ये 3 पेपर पास करवाना, अब इन्फ्लुएंस है, अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाना है, बट इसकी कंसेंट तो है, कंसेंट है, फ्री नहीं है, ठीक है। या मैं क्या करता हूँ, या मैं इस तरह करता हूँ कि इस बंदे के साथ मैं क्या करता हूँ, इसको बदले में मैं देता हूँ एक घड़ी, और इसको मैं ये कहता हूँ कि भाई ये घड़ी 80,000 रुपये की है, तो 80,000 70,000 का मोबाइल बदले में 80,000 की घड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। ये मुझ पर यकीन करता है कि घड़ी कितने की है, 80,000 की, और ये मुझसे 80,000 की घड़ी ले लेता है और मुझे क्या दे देता है, मोबाइल दे देता है। बाद में इसको पता चलता कि ये तो 800 रुपये की भी नहीं है, तो इसने कंसेंट दी थी, लेकिन किस वजह से दी थी कि अगर मुझे भी पता नहीं है, अगर मुझे भी किसी ने क्या कहा था, मुझे भी जावेद साहब ने कहा था कि ये जो छोटे छोटे लगे ये तो डायमंड 80,000 की घड़ी है, और मैंने अगर जावेद साहब से 80,000 की ली थी और मुझे पता नहीं था, तो मैंने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट मिस्टेक, क्योंकि मैं खुद भी मुझे पता नहीं है कि ये है या नहीं। और अगर मुझे पता है कि ये घड़ी 1,000 रुपये की है और मैंने झूठ बोलकर आपको कितने की दी, तो मैंने एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट कर दिया। अब ये मैंने क्या किया, आपके साथ फ्रॉड किया। तो अब आपकी कंसेंट किस तरह आई, या तो आई थी किसके जरिए से, फ्रॉड के जरिए से, या मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए से आई थी। तो कंसेंट थी, कंसेंट थी, मैंने चोरी नहीं किया, पीछे से निकाला नहीं, आपने खुद अपनी चीज क्या की है, मुझे दी है, लेकिन कंसेंट हुई, बट वो कंसेंट फ्री नहीं थी। तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट नहीं चाहिए, कौन सा कंसेंट चाहिए हमें, फ्री कंसेंट चाहिए। अब क्या है इसका मतलब, इसका कंसेंट क्या होता है, कंसेंट होता है, पहली बात यह है कंसेंट भी तब आती है कि जब मीटिंग ऑफ क्या हो, माइंड हो, और किस तरह हो, ऑन सेम थिंग और ऑन सेम सेंस, ये दो बातें।
जब कंसेंट है ही कब, जब दो लोगों का जहन मिलता है। दो लोगों का क्या मिलता है? जहन मिलता है। ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब क्या है, अब है क्या कि ये घड़ी एक मेरे हाथ में क्या है, मैंने बांधी हुई है, ठीक है जनाब, और अब सबको पता कि मेरे पास यही घड़ी है। मैं कहता हूँ जी किसी ने क्या करना है, 2000 रुपये की घड़ी लेनी है किसी ने, ये तो इस पे एक बंदा कहता है जनाब, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जी मैं घड़ी बेचना चाहता हूँ, 2000 रुपये की घड़ी किसी ने लेनी है। तो अब बात किसकी हो रही है? घड़ी की। बात किसकी हो रही है? घड़ी की खरीदने की और घड़ी के बेचने की। शबीर कहता है कि हाँ जी मैं घड़ी खरीदने के लिए तैयार हूँ। मीटिंग ऑफ माइंड हो गया, और किस तरह हो गया? सेम थिंग। सेम थिंग क्या है? घड़ी। जब 2000 रुपये में ये चीज़ क्या हो जाती है? डन हो जाती है कि ठीक है जनाब मैं ये ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, तो मैं इसको देता हूँ कि ये घड़ी ले लो और मुझे 2000 रुपया। ये कहता नहीं नहीं नहीं, मैंने तो किसका रेट आपको दिया था? इसका। तो सेम थिंग थी बट सेंस सेम नहीं था। मैं ये क्या समझ रहा था? ये, और मैं क्या देना चाह रहा था इसको? ये घड़ी देना चाह रहा था। तो क्या हो गया? ये कंसेंट ही नहीं हुआ। ये तो कंसेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि कंसेंट तब होता है कि जब मीटिंग ऑफ माइंड क्या हो? सेम थिंग पे और सेम सेंस पे। तो खाली मीटिंग ऑफ माइंड की बात नहीं है, कंसेंट की बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब कंसेंट क्या होगा? फ्री होगा। अब ये कंसेंट फ्री कैसे होगा, इसको भी हम क्लियर करते हैं। अब फ्री कंसेंट के लिए क्या है, सेक्शन 15 से लेकर आगे फर्दर कुछ फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द फ्री कंसेंट, और वो कहते हैं कि अगर कंसेंट इस वजह से हासिल की जाएगी, इट विल नॉट बी कॉल्ड आ फ्री कंसेंट। सबसे पहले सेक्शन 14 के बाद किसने में बताया? सेक्शन 15 ने। उसने कहा जी कोर्जियन। अब कोर्जियन को सिंपल में क्या बताऊं? जुल्म, जबरदस्ती, कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी को थ्रेट करके या कोई जुर्म करके या कोई भी ऐसा काम जो कहां पर मौजूद है? पीपीसी में मौजूद है। अगर उस जरिए से किसी की कंसेंट हासिल की जाए, मोबाइल है ना, मैं आपके सर पे पिस्टल रख देता हूं कि भाई ये 2000 रुपये में मुझे बेचो, नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें क्या मारूंगा? गोली। तो ये क्या है? आपके साथ क्या हुआ? जुल्म। जो किसी की जमीन आप उसके ऊपर प्रेशराइज करके, थ्रेट करके उससे एग्रीमेंट पर साइन तो करवा लेते हैं, कंसेंट तो ले ली, बट कंसेंट कैसे ली? कोर्शियन। कोर्शियन कोई भी ऐसा एक्ट जो पीपीसी में आपको मना किया गया है, जुल्म, जबरदस्ती, थ्रेटनिंग, इस तरह करके जब हम किसी की कंसेंट ले भी लेते हैं तो ये कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाती। और जब कंसेंट आपकी फ्री कंसेंट नहीं होगी तो इसका अफेक्ट क्या होगा, वो जाके हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 के अंदर। तो पहली चीज जो कंसेंट को फ्री कंसेंट से निकाल देती है वो क्या हुआ? कोर्शियन। दूसरी चीज क्या हो गई? अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16, कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाए तो उस सूरत में भी क्या होता है? उस सूरत में भी आपका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं रहता। अब 70,000 का तो बेचना था, एग्रीमेंट करो और उस पर लिखो कितना? 70,000 ही लिखो। 70,000 ही क्या किया? लिखा। दिया मैंने आपको 7,000, और 7,000 क्यों दिया? 3 पेपर। तो अब क्या हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि जब कोई शख्स एक अपर पोजीशन में होता है, इन्फ्लुएंस वाली पोजीशन में होता है, और वो अपना इन्फ्लुएंस यानी कि अपनी डोमिनेंट पोजीशन यूज करता है, और डोमिनेंट पोजीशन यूज करके कंसेंट हासिल करता है। एक एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉय को कर्जा देता है 1 लाख, पर उससे लिखवाता क्या है? 2 लाख, कि भाई तुमने मुझसे 2 लाख लिए हैं। तो अब उसने क्या किया? अपनी पोजीशन को, डोमिनेंट पोजीशन को गलत इस्तेमाल करते हुए क्या किया? उसका फायदा लिया। एक आपका जॉब के अंदर कोई भी एक आपका एसपी है, वो आपको क्या कहता है कि ठीक है जी अपनी गाड़ी मुझ पर बेच दो 8 लाख की। गाड़ी तो आपकी 12 लाख की है, 8 लाख की क्यों बेचो? वो थोड़ा सा ट्रांसफर ये वो फायदा शायदा। तो अब उसने क्या किया? कंसेंट आपने दी, बट उसके डोमिनेंट पोजीशन की वजह से, उसके अनड्यू इन्फ्लुएंस के जो उसने गलत तरीके से आपको दबाया, उस वजह से आपने दी। तो कंसेंट क्या होगी? फ्री से निकल गई। 17 कहता है कि अगर कंसेंट किससे ली जाए? फ्रॉड से। और 18 क्या कहता है कि अगर कंसेंट किससे ली जाए? मिस रिप्रेजेंटेशन से। तो अगर आप कंसेंट हासिल करते हैं फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन से तो वो फ्री नहीं होती। जैसे मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा कि जी ये मोबाइल आपका है 70,000 का, और बदले में मैं आपको घड़ी देता हूँ 80,000 की।
मोबाइल 70,000 का था, आप क्यों मुझे मोबाइल दे रहे हैं कि बदले में आपको कितनी चीज़ मिल रही है, 80,000 रुपये की चीज़। इसी वजह से कंसेंट दी है ना। अगर 80,000 की चीज़ ना मिलती, आप मुझे 70,000 का मोबाइल कभी भी नहीं देते। जब ये आपको चीज़ मिल गई, कितने की मिल गई, 80,000 रुपये की आपको चीज़ मिल गई, और आपको कल पता चला कि नहीं ये 80,000 की नहीं, ये तो 800 रुपये की है, आप भागा भागे किसके पास आए, मेरे पास, कि जनाब आपने मेरे साथ जो है वो क्या किया है, फ्रॉड किया है। मैंने कहा यार शबीर सच्ची बात है, ये घड़ी मैंने खुद जावेद से 80,000 की ही ख़रीदी थी, तो मतलब मैंने फ्रॉड नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता था। एक चीज़ जो मेरे ही नॉलेज में पहले क्या थी, नहीं थी। इसलिए हम कहते हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वो इनोसेंट मिस्टेक होती है कि जिसमें जो बंदा वो काम करता है उसके भी नॉलेज में वो चीज़ क्या थी, नहीं थी, लेकिन आपके साथ तो ज्यादती हो गई। तो इसमें यह है कि मैं एक लीगली एक क्रिमिनल एक्टिविटी में मैं नहीं आया, ये मेरा मिसरिप्रेजेंटेशन अगर मैंने आपके साथ किया है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वाइडेबल में चला जाएगा, लेकिन मैं कोई लीगली कुछ मैंने गलत नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था। बट अगर मैंने क्या किया, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। फ्रॉड क्या होता है, एक्टिव जानबूझकर हकायक को छुपाना, पहली बात। दूसरी बात, फ्रॉड क्या होता है, गाड़ी बेचनी है आपने, कितने की, 50 लाख की, ठीक है कबूल है, मैं लेने के लिए तैयार हूं, ठीक है। अब गाड़ी मैंने ले ली, और एक तो हर बंदे को पता है कि अगर 13 लाख की गाड़ी को 50 लाख मिलेगा तो उसके पैसे देने का इरादा नहीं होता। तो अब मेरे दिल में क्या है, अब मेरे दिल में ये है कि मैंने पैसे देने नहीं है, 50 छोड़ो 1 करोड़ लिख ले, मैंने देने हैं ही। मतलब फ्रॉड की दूसरी सूरत कि जब आपका एक काम करने का इरादा नहीं है, इरादा पैसे देने का नहीं है, आप कहते हैं जी मैं दूंगा, फिक्र नहीं करो मुझे चीज़, जब मैंने चीज़ देनी नहीं है, तो ये क्या हो गया, फ्रॉड की दूसरी सूरत। तो फ्रॉड क्या है, हकायक को छुपाना, या जब एक काम करने का इरादा ना हो तो फिर भी वो काम करने की हामी भर लेना, या किसी तरह से भी किसी को धोखा देना, ये क्या है, फ्रॉड। तो फ्रॉड क्या है, फ्रॉड एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्यों है, क्योंकि फ्रॉड सेक्शन 17 में कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा देगा, वाइडेबल करवा देगा, और सेक्शन 420 पीपीसी में आपको क्या ले जाएगा, फ्रॉडियम में ले जाकर वहां पर सजा भी दिलवाएगा। तो फ्रॉड हाइब्रिड है, मिसरिप्रेजेंटेशन हाइब्रिड नहीं है। कोर्जियन हाइब्रिड में चला जाएगा, जुल्म किया तो वहां पर भी मुकदमा चलेगा और यहां पर भी मुकदमा चल सकता है। तो अब 4 चीजें आ गई जनाब, 15, 16, 17, 18 के कंसेंट अगर हासिल की गई थी कॉर्जियन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से, इट विल नॉट बी कॉल्ड अ फ्री कंसेंट। तो हमने कहा जी कंसेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो हमने सेक्शन 10 में एलिमेंट पढ़ा, पहला एलिमेंट क्या था कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो किससे हुआ था, फ्री कंसेंट से। तो फिर इसका फर्क क्या पड़ेगा, यहां पर एक पॉइंट आपने समझना है कि अगर इनमें से कोई भी चीज आएगी तो सेक्शन 19 क्या कहता है, ये वाइड एबल हो जाएगा, वाइड नहीं होगा, क्या हो जाएगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट 15, 16, 17, 18, इस वजह से आप, और एक बात फिर यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूज करती है कि वैसे 5 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 5, जिनके जरिए से आपकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं रहती। हमने कितने एलिमेंट का जिक्र किया, 4, 5वां एलिमेंट मैंने छोड़ दिया, और 5वां एलिमेंट क्या था, मिस्टेक। अब मिस्टेक फिर फर्दर 2 किस्म की है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मैंने मिस्टेक क्यों छोड़ा, क्योंकि यहां पर एक पॉइंट आपने जहन में रखना है कि अगर मिस्टेक आएगी तो सेक्शन 20 कहता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड। और अगर ये 4 चीजों से आपकी कंसेंट अफेक्ट हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड एबल। तो वैसे कितने फैक्टर हैं जो कंसेंट को फ्री से आउट करते हैं, वो 5 हैं, 4। सबसे पहला कॉर्जियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर ये आएगा, अगर इस जरिए से कंसेंट हासिल की है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, सेक्शन 19 के मुताबिक क्या होगा, वाइड एबल होगा, वाइड नहीं होगा, वाइड एबल होगा। और फिर वही बात क्लियर कर दूं कि वाइड एबल कैसे होगा, वाइड एबल ऑन इंस्टांस ऑफ पार्टी। कौन सी पार्टी, हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू कॉर्जियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। और अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, जो भी हो गया, तो आगे शबीर कहता चलो ठीक है यार, मुझे ये घड़ी कबूल, आपको ये मोबाइल
हो गया, बांध ली तुमने घड़ी बस। अभी मुझे ये घड़ी कबूल, अब ये तो इम्प्लाई, ये कल हम पढ़े थे ना, एक होता है एक्सप्रेस और एक क्या होता है इम्प्लाइड। अब इसने एक्सप्रेसली तो नहीं कहा ना, बट घड़ी हाथ में बांधने का मतलब क्या है कि इम्प्लाइडली ये मेरी है और ये मोबाइल किसका हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये क्या हुआ, ये इम्प्लाइड हो गया। एक्सप्रेस क्या होता कि ये बंदा मुझे जुबान से कहता, तो ये एक्सप्रेस और किसका फर्क हो गया जनाब, इम्प्लाइड का भी फर्क। तो अगर ये 5-4 चीजें आएंगी और इनके जरिए से कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप कंसेंट हासिल करेंगे तो हम कहेंगे कि ये वाइडेबल है ऑन द इंस्टांस ऑफ द पार्टी सो डिफ्रॉडेड, या जिसके साथ कॉर्जियन हुआ उस पार्टी के इंस्टांस पर ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। अदरवाइज ये वैलिड रहेगा अगर वो पार्टी इस पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती। और इसके बाद सेक्शन 20 कहता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी में मिस्टेक आ जाए, अब फिर मिस्टेक को उसने फर्दर आगे एक्सप्लेन किया। पहले सेक्शन 20 ने सीधी सीधी बात की, और सेक्शन 20 ने पहले सीधी सीधी बात कौन सी की, सेक्शन 20 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 20 ने क्या कहा जनाब, सेक्शन 20 ने यह कहा कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक आ जाए तो मिस्टेक में क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। 2 लोग हैं, इसी मिसाल में सेक्शन 20 की मिसाल दे देता हूं। 2 लोग बाहर बैठे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के मुतालिक, एक घोड़े के मुतालिक, और घोड़ा किधर है, अंदर अस्तबल में बंधा हुआ है। सारा कुछ डन हो गया, पैसों का लेन देन फाइनल हो गया, पैसे अदा भी हो गए, ठीक है। तो अंदर जब गए तो घोड़ा मरा हुआ पड़ा है, ये घोड़ा चोरी हो चुका है। अभी तक पहले डिलीवरी तो नहीं हुई ना, अब वो अंदर आए हैं घोड़े के लेन देन के लिए। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अब वो कहेगा कि नहीं जनाब मुझे तो पैसे मिल गए, बस किस्सा खत्म ना। अगर वो घोड़ा मर चुका है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा यहीं पर वाइड, क्योंकि दोनों गलती में थे। उनको लग रहा था कि घोड़ा अंदर क्या है, जिंदा, और वो क्या हो चुका है, मर चुका है या चोरी हो चुका है। तो अंडर मिस्टेक उसने कंसेंट दी कि घोड़ा अंदर मौजूद है, और दूसरा बंदा भी मिस्टेक में था कि घोड़ा अंदर मौजूद है। तो मिस्टेक की वजह से कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा हमारा। और उसके अंदर आगे फर्दर क्या है जनाब कि ये मिस्टेक कौन सी वाली मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, हकीकत को समझने की गलती है कि घोड़ा जिंदा है या घोड़ा मर चुका है। और अगर ये मिस्टेक होती, सेक्शन 21 ने क्या कहा कि अगर होगी मिस्टेक ऑफ लॉ, तो मिस्टेक ऑफ लॉ, कानून को समझने की अगर गलती की है किसी ने और एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसका क्या कोई फर्क पड़ेगा। फिर 2 बातें की कि मिस्टेक ऑफ लॉ कौन सा है, एक ऐसा लॉ है जो इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान है, और एक ऐसा लॉ है जो कि नॉट इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान है। दोनों सूरतों में क्या फर्क पड़ेगा। अगर तो मिस्टेक ऑफ लॉ हुई है जो कि पाकिस्तान में इन्फोर्स्ड है, अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हुई, उस लॉ की मिस्टेक जो पाकिस्तान में इन्फोर्स है, तो कोई इफेक्ट नहीं, नो वाइडेबिलिटी, कोई वाइडेबिलिटी नहीं होगी। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा अगर लॉ इन्फोर्स इन पाकिस्तान को समझने में गलती हुई। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे लॉ पे बेस करता है जो पाकिस्तान में इन्फोर्स्ड ही नहीं है, अगर वो पाकिस्तान में इन्फोर्स्ड नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। तो अगर बात आएगी मिस्टेक ऑफ लॉ के ऊपर, तो मिस्टेक ऑफ लॉ इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान हैज़ नो इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड रहेगा। और मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वाइड हो जाएगा। तो ये हमारा मिस्टेक। और अगर मिस्टेक ऑफ वन पार्टी, सेक्शन 22 किसके साथ डील करता है, कहता है जी मिस्टेक ऑफ वन पार्टी। अब मिस्टेक ऑफ वन पार्टी क्या है कि मैं सेलर हूं और मैंने बिल्कुल क्लियर इंटेंशन के साथ ये चीज़ बेचने का जिक्र किया, मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्या है, क्लियर, विटनेसेस भी वाकिफ है कि मैं क्या बेचना चाहता हूं, ये चीज़, और अगली पार्टी मिस्टेकनली कुछ और समझ लेती है, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको वैलिडली इस चीज़ को यही उसी घड़ी की मिसाल दे रहा हूं। ये हो गया सेक्शन 22। और आज का हमारा जो आखिरी सेक्शन है वो है सेक्शन 23 है जनाब। वो कहता है कि कौन सी कंसिडरेशन लॉफुल है और कौन सा ऑब्जेक्ट लॉफुल है और कौन सा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। कौन सी कंसिडरेशन और कौन सा आपका ऑब्जेक्ट ये लॉफुल है और कौन सी कंसिडरेशन और कौन सा ऑब्जेक्ट आपका अनलॉफुल है। तो वो कहता है कि जी ऑल द कंसिडरेशंस आर लॉफुल अनलेस
अनलेस क्या है कि जब तक अनलेस कोई भी कंसिडरेशन क्या है फॉरबिडन बाय लॉ, अगर कोई कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ है, जैसे आप आगे चल के पढ़ेंगे 24, 25, 26 में रेस्ट्रेंट इन मैरिज वगैरह का ऑब्जेक्ट आ जाता है, या किसी का ट्रेड वगैरह का, तो वो या वेजरिंग एग्रीमेंट्स है, सूद, ये क्या कहते हैं उसको, जुआ वगैरह, वो अनलॉफुल है। तो अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है तो वो वैलिड है, लॉफुल है। अगर लॉ ने मना कर दिया तो वो कंसिडरेशन नहीं हो सकती। उसके बाद अगर कोई भी कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉड के ज़रिए से हासिल की गई है तो वो भी अनलॉफुल हो जाएगी। और अगर कोई कंसिडरेशन किसी को इंजरी देना है, इंजरी देना या उसके अलावा कोई इमोरल कंसिडरेशन है, मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें ये चीज़ आती है कि अगर तुम फलां बंदे की टांग तोड़ दो तो मैं बदले में तुम्हें ये चीज़ दूंगा। अब टांग तोड़ना क्या है, इंजरी है। तो ये इंजरी किसी को पहुंचाने के लिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कंसिडरेशन क्या होगी, अनलॉफुल होगी, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इमोरल, कोई भी ऐसी गैर इखलाकी काम, उसके लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कंसिडरेशन आप रखते हैं तो वो भी क्या होगा, वो भी इमोरल में आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर जिस चीज़ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस कर, अगर वो कोई चोरी की चीज़ है तो चोरी की चीज़ डेफिनेटली किस में आ जाएगी, फॉरबिडन बाय लॉ में आ जाएगी। नॉन कस्टम चीज़ें फॉरबिडन बाय लॉ के अंदर आ जाएंगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स और ऐसी कंसिडरेशन क्या होती हैं, अनलॉफुल होती हैं, अदरवाइज ये लॉफुल में आ जाएगा। तो आज हमने क्या चीज़ पढ़ी, हमने वो फैक्टर्स पढ़े कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर देते हैं, वाइड एबल कर देते हैं। और हमने कहा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें क्या हो, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंपिटेंट पार्टी होनी चाहिए जो साउंड माइंड भी हो, और उसके बाद सारे जो बाकी एलिमेंट्स हमने पढ़े अगर वो होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा, वैलिड। अदरवाइज क्या होगा, कुछ सूरतों में वाइड एबल और कुछ सूरतों में वाइड। और अगर कंसेंट, सबसे मेन एलिमेंट हमने पढ़ा कि कंसेंट अगर फ्री ना हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड एबल और वाइड भी हो सकता है। क्योंकि अगर कंसेंट आपकी कोर्जियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से हासिल की जाएगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड एबल हो जाएगा। और अगर कंसेंट में मिस्टेक आएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। इसके हवाले से अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।